तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर करके जाना। क्वेश्चन नंबर पहला वाला क्या बोल रहा है आपसे कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों को हल कीजिए। अब आपकी मर्जी है, आप किसी विधि से इसको हल कर सकते हैं क्योंकि विधि का नाम नहीं बोला गया है। तो हम एग्जाम में जैसे लिखेंगे बिल्कुल वैसे कराएंगे हम आपको। तो यहाँ लिखना है, आपको दिया है, क्या दिया है हमें, जो समीकरण दे रखा है वो हम लिख देंगे x माइनस वाई बराबर 3। ये समीकरण 1 है और दूसरा में दे रखा है x प्लस 3 बट्टे में y बट्टे 2 बराबर 6। लॉसअप आ गया जाएगा, 3 और 2 की गुणा करोगे 6 आ जाएगा। 2 त्रिज्या गुणा करोगे 2 गुणा x 2x और 3 गुणा y 3y। यहाँ 6, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक। किसी भी संख्या की हम 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या आ जाती है। 2x प्लस 3y को 1 से गुणा करेंगे वही आ जाएगा और ये आ जाएगा 6 छंग 36। तो ये समीकरण और 1 और ये 2 हैं हमें ढंग से व्यवस्थित रूप में मिल चुके हैं। अब हमें इसको हल करना है, ठीक है। हल करना किस विधि से, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो देखो समीकरण 1 से मैं प्रतिस्थापन विधि लगा रहा हूँ। समीकरण 1 से क्या है, देखो x माइनस वाई बराबर 3 है। तो ये जो माइनस का y है इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा, ठीक है। माइनस का y इधर के क्या हो गया, प्लस का y। अब मैं क्या करूँगा, देखो समीकरण 1 से निकाला है तो आपको समीकरण 2 में रखना है। तो यहाँ मैं लिखूँगा x का मान समीकरण 3 में रखने पर, सॉरी 3 बोल रहा हूँ, 2 में रखने पर। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना प्लीज़ दोस्तों, ठीक है। तो समीकरण 3 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर 36 है, ठीक है। तो x के जगह पे मान रखना है, x के जगह पे मान क्या है, 3 प्लस वाई और यहाँ पर है 3y। तो 2 से अंदर गुणा कर दो कि 2 3 6, 2y प्लस 3y, 2 और 3 ये हो जाएंगे 5y प्लस का 6 इधर के माइनस का 6, यहाँ से आग बचा 30। 5 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में, तो 5 छंग 30। y का मान कितना आ जाएगा, 6, ठीक। y का मान समीकरण 3 में रख दो, चूँकि x बराबर 3 प्लस वाई, तो y का मान आया 6, तो x का मान आ जाएगा 9, ठीक है। तो ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, प्रश्न को दोबारा देखें। बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कह रहे 6 मीटर लंबे एक ऊर्ध्वाधर खंबे की जमीन पर 4 मीटर लंबी छाया पड़ती है, देखो, और उसी समय एक मीनार की छाया 28 मीटर लंबी होती है। मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। देखो हमसे क्या बोल रहे हैं, 6 मीटर लंबे एक ऊर्ध्वाधर खंबे की, देखो हम एक ऊर्ध्वाधर खंबा ले लेते हैं, हमारे पास सीधी खंबा है, ठीक। कह रहे हैं 6 मीटर लंबे, देखो यहाँ पर 6 मीटर की लंबाई ये खंबा है, उसकी ज़मीन पर जो छाया की लंबाई है ना, यहाँ पर ये 6 मीटर लंबा है और ज़मीन पर उसकी जो छाया की लंबाई है वो 4 मीटर है, ठीक है। उसी समय एक मीनार है जिसकी छाया की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, 28 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसको जोड़ दो पूरा, कहाँ से लेकर कहाँ तक 28 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 28 मीटर है। तो हमसे बोल रहे हैं उसकी छाया की लंबाई कितनी होगी। तो मान लेते हैं कि छाया की मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, h होगी। हमसे क्या पूछा गया, मीनार की ऊंचाई, मान लिया कि मीनार की ऊंचाई h होगी। और एक चीज़ हम क्या करेंगे कि हम करेंगे इससे इसको मिला देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे भी 90 अंश क्योंकि ऊर्ध्वाधर है और ये भी 90 अंश, तो ये जो छोटा वाला त्रिभुज है इस बड़े वाले त्रिभुज का क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, क्योंकि ये भी समकोण त्रिभुज है और ये भी समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो नाम दे दो त्रिभुज का, ए बी सी डी ई। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डी ई के। और आप जानते हैं जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो यहाँ से आ जाएगा ए बी
और यहाँ से आ जाएगा ए डी, ठीक है, ए बी बट्टा ए डी, और यहाँ से आ जाएगा बी सी, और यहाँ से आ जाएगा ई डी। ए बी है 4 और ए डी है 28, बी सी है 6 और ए डी हमारे पास एच है। तिरछे गुणा करो, यहाँ से आ जाएगा 4h और ये हो जाएगा 6 गुणा 28, 4 गुणे में इधर के पट्टी में आ जाएगा 4 28, 7 छंग 42, ठीक है। तो जो हाइट होगी किसके मीनार की वो कितनी होगी, 42 मीटर होगी। स्टार्टिंग में मान लेना, माना मीनार की ऊंचाई h है, वही हमें निकालना था, तो आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। हमें बोल रहे हैं कि इस आकृति में देखने को मिल रहा है कि पी एच बट्टा एच क्यू बराबर पी टी बट्टा टी आर, पी एच बट्टा एच क्यू बराबर पी टी बट्टा टी आर, ठीक है, आइडिया मिला कुछ। और ये कोण इसके बराबर है, ये वाला जो कोण है इसके बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि ये जो त्रिभुज है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज दिखाने के लिए दो भुजा को बराबर दिखाना पड़ता है। तो देखो दिया क्या है हमें, चूंकि दिया है, क्या दिया है हमें कि भैया पी एच बट्टा एच क्यू बराबर है पी टी बट्टा टी आर, ठीक है। और हमें दे रखा है पी एस टी जो कोण है वो बराबर है किसके, पी आर क्यू के, ठीक है। ये दो चीज़ें हमें प्रश्न में बराबर दे रखी है। अब इसका देखना बहुत बड़ा फ़ायदा हो, फ़ायदा क्या है अभी आपको पता लग जाएगा। सबसे पहली चीज़ देखो, इसको मैं समीकरण नंबर ए मान लेता हूँ और ये जो चीज़ दे रखी है, देखो अगर ये चीज़ और ये जो अनुपात है वो बराबर होता है, अतः प्रमेय 2 से 6.2 से, प्रमेय 6.2 से क्या हो जाएगा कि ये जो भुजा होगी इसके क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। एस टी समांतर हो जाएगा टी आर के, ठीक। अब जब एस टी समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है, ठीक है, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा यहाँ पे वही कोण बनेगा, और यहाँ पे जो कोण बनेगा यहाँ पर भी वही कोण बनेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि जो कोण पी एस टी है वो किसके बराबर होगा, कोण पी क्यू आर के। पहली बात तो ये देखो, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये लिखने का तरीका पी एस टी और ये वाला लिखने का तरीका पी क्यू आर, ठीक है, ये चीज़ बराबर है। इतने से ही बात बन जाएगी और तुम्हें कुछ लेना नहीं पड़ेगा। इसको मैंने क्या बना दिया, समीकरण नंबर बी बना दिया। इसको मैंने समीकरण क्या बोल दिया, बी बोल दिया। अब आप देखो ये भी पी एस टी है, ये भी पी एस टी है, तो समीकरण ए और बी की क्या कर दो, तुलना कर दो। समीकरण ए तथा बी से, या ऐसे भी लिख सकते हो समीकरण ए तथा बी की तुलना करने पर जो ये वाला कोण है इसके क्या आ जाएगा बराबर, पी क्यू आर कोण बराबर आ जाएगा पी आर क्यू के। पी क्यू आर ये वाला जो कोण है वे इस कोण के बराबर आ गया, मतलब ये वाला कोण इसके बराबर आ गया। अब जब किसी त्रिभुज में संगत दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी संगत भुजा भी आपस में बराबर होती है, कक्षा 9 में पढ़ा है। यानी कि संगत भुजा कौन सी है, पी क्यू भुजा बराबर हो जाएगी पी आर के। अब एक त्रिभुज की दो भुजा तुमने बराबर दिखा दी, अतः त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। यही आपको सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, प्रश्नों को दोबारा देखें। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। संकेंद्रीय का मतलब क्या होता है, दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का जो केंद्र है, वृत्तों का जो केंद्र है वो एक ही है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्तों को स्पर्श करती है। देखो दोस्त, मैं थोड़ा चित्र बड़ा बनाऊंगा। ये हमारे पास बड़ा वाला वृत्त है, ठीक है, और ये हमारे पास छोटा वाला वृत्त है, ठीक है। ये हमारे पास छोटा वाला वृत्त है, दोनों का केंद्र एक है। दोनों का केंद्र जब एक है तो मैं केंद्र को, ये मेरा हो गया केंद्र, ठीक है। छोटे वाले हमें क्या निकालना, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई निकालनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हुई जाती है, ठीक है। इसका नाम दे दिया ए बी, ये इस पर स्पर्श करती है, सी बिंदु हो गया।
और ये छोटे वृत्त की क्या होगी, त्रिज्या हो गई, और ये क्या होगी, बड़े वृत्त की त्रिज्या हो गई। छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी बोली गई है, 3 सेंटीमीटर, और बड़े वृत्त की त्रिज्या बोली गई है 5 सेंटीमीटर। अगर मैं ये चीज़ यहाँ पर बनाऊँ तो इधर जो चित्र बनेगा इधर भी वही चित्र बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो AO होगा वही जो AC होगा वही CB होगा, चूँकि AC बराबर CB। तो हमें निकालनी है जीवा की लंबाई। जीवा की लंबाई हमारे पास क्या है, AB, जो कि होगी AC प्लस CB। तो AC CB की जगह पे भी AC रख सकते हो, तो ये हो जाएगा 2AC। ठीक है, तो AC निकालो। अब आप जानते हो, क्या जानते हो तुम, प्रमेय 10.1 से क्या जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है, जो स्पर्श रेखा होती है, उसके बीच में 90 अंश का कोण बनता है। ठीक है, यानी कि जो कोण C है हमारा वो 90 डिग्री का है। ठीक, और जैसे ही कोण C हमारा 90 डिग्री हुआ तो ये त्रिभुज हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में कौन सा नियम लगा सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय। अतः समकोण त्रिभुज AC, इसका नाम दे दो O, AC O में क्या लगा दोगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का वर्ग, AO का जो वर्ग होगा वो होगा AC का वर्ग प्लस OC का वर्ग। AO कितना है, 5, AC हमें निकालना है, OC दे रखा है 3। ठीक, 5 का वर्ग क्या हो गया, 25, AC 3 का वर्ग हो गया 9। ठीक, संख्याओं को एक तरफ लो, प्लस का 9 इधर के माइनस का हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 16। वर्गमूल निकालेंगे, 16 का वर्गमूल। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस होता है लेकिन प्लस का ही लिखेंगे, क्योंकि जो डिस्टेंस होती है वो कभी माइनस में नहीं होती है। तो AC हमें मिल गया 4, AC की वैल्यू यहाँ रख दो, तो 4 दूनी 8। तो जो हमारी जीवा की लंबाई होगी वो कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट वायरल क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे एग्जाम में। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, इसका मान हमें ज्ञात करना है। सो देखिए, मान ज्ञात करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 5 cos 60 का जो मान होता है वो होता है 1/2। वर्ग है तो वर्ग लगा दिया। ठीक, सेक 30 जो होता है cos 30 का उल्टा होता है। cos 30 का मान होता है √3/2, तो ये होता है 2/√3। वर्ग है तो वर्ग लगा दो। 1045 की वैल्यू 1 स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दो। और आपको ये पता होगा साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस का 30 आइडेंटिटी। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो उस आइडेंटिटी का प्रयोग हम यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं। थीटा 30 है तो इसके जगह पर डायरेक्ट आ जाएगा 1, लेकिन ये रीज़न ज़रूर देना। ठीक है, अब आ जाओ ऊपर हल। किसी भी संख्या को जब हम 1 से भाग करते हैं ऊपर जो होता है वही आता है। तो 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, अंडर का स्क्वायर करने का अंडर हट जाता है। 4 3 ज़ा 12। सो देखो थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद। तो यह जाएगा 5/4 sec 30 cos 30। हाँ ठीक है, 16/3 ये लॉस आ जाएगा 12, 4 3 12, 3 ही बचे 15, 3 चक्को 12, 16 चक्को 64 एंड 12 एकम 12। तो 4 और 5 9 और ये 7 घटाओगे तो 7 67/12 आंसर। बड़े आराम से हो गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित कर दिए। वृत्त के संगत लघु और दीर्घ खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। चित्र बना के दिखाता हूँ। पहले हमारे पास एक वृत्त है, वृत्त की जीवा ये हुई, ये देखो ये वृत्त की जीवा, यहाँ केंद्र है। केंद्र पर जो कोण बनाती है, ठीक है, वो कितना बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है यहाँ पर 60 डिग्री, और त्रिज्या में दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो हमसे बोला गया है कि लघु, ठीक है, हमसे क्या बोला गया, लघु। लघु बोले तो ये, इसको मैंने पिंक कलर कर दिया। ये वाला हिस्से का क्षेत्रफल निकालो। और दीर्घ, दीर्घ मतलब बचा हुआ ये ऊपर वाला हिस्सा,
ठीक है, ये निकालना है हमें। तो सबसे पहले दिया क्या है, दिया है हमें जो कोण दे रखा है, कोण थीटा दे रखा है हमें 60 डिग्री। और देखो प्रश्न बोला पाई का मान 3.4 रखो और √3 का मान 1.73 रखो। और त्रिज्या हमें क्या दे रखी है, त्रिज्या आर हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, नंबर 1 सबसे पहले हम निकालते हैं लघु लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड, इसका सूत्र होता है थीटा बट्टे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा है 60 बट्टे में 360। पाई का मान प्रश्न में बोला है कितना रखो 3.14। आर कितना है 15 का वर्ग। और साइन थीटा, थीटा कितना है 60। साइन 60 की वैल्यू रखनी पड़ेगी, 0 से 0 कटा 6 छंग 36, तो ये आ गया 3.14 बट्टे में 6। 15 का वर्ग होता है 225। फिर यहाँ से देखो 225 बट्टे में है 2, साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, अब देखो और कुछ कटेगा तो यहाँ से कट सकता है, 2 से काटो, 2 3 6, 2 कम 2 एंड 2 5 10, 2 7 14, तो ये आ गया 1.57 इंटू 225/3 और 225 √3 का मान लिखने के लिए बोला 1.73 बट्टे में 2 दूनी 4। देखो यहाँ पर कैलकुलेशन है, ठीक है, कैलकुलेशन आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। तो गुणा भाग ये सब चीज़ें तो बेसिक चीज़ें आपको आती ही होंगी, है कि नहीं। अब आते हैं, देखो आगे हल करना है, जगह नहीं है, इसको मिटाते हैं, यहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, सो देखो 1.57 मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, 1.57 को गुणा करेंगे 225 से तो ये मिलेगा 353.25 अपॉन में कितना है 3 है। उसके बाद है 225 को हमें गुणा करना है 1.73 से, तो ये मिलेगा 389.25 अपॉन में कितना है 4 है। ठीक है, सो देखो 353 है ना, 353 पॉइंट में कितना है 25 है, इसको डिवाइड करना है 3 से, तो ये आ जाएगा 117.75। ठीक है, और क्या है हमारे पास 389 पॉइंट में 25, इसको डिवाइड करना है 4 से, देखो 389 पॉइंट में 25 डिवाइड करना है 4 से, तो ये आ जाएगा 97.3125। ठीक है, ये आ गया। कैलकुलेशन पार्ट तो आप कर ही सकते हो, जोड़ना घटाना गुणा भाग ये तो आपको आना ही चाहिए ना, ये थोड़ी ना सिखा सकता हूँ मैं अभी आपको। तो घटाएंगे 117.75 में से घटाना है 97.3125, ये 0 घटाना है 5, 9 में से 2 घटाएंगे 7 बचेगा, 4 में से घटाएंगे 3 बचेगा, 7 में से 3 घटाएंगे 4 बचेगा, 0, 9 में से 11 में से 2 9 घटाएंगे 2 बचेगा। आंसर आ जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस वाले पार्ट का आंसर मिल गया। अब आ जाओ बड़े वाले का निकालना है। नंबर 2 दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वो कैसे निकलेगा, जब वृत्त के क्षेत्रफल में से इतना पार्ट जब आप घटा दोगे तब मिलता है। तो ये हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और लघु वृत्त तो जस्ट अभी आपने निकाला है तो डायरेक्ट रख दो 220.4375। पाई का मान है 3.14 और आर हमारे पास है 15 का स्क्वायर। ठीक है, सो देखिए यहाँ है 20.4375। ठीक है, इसको गुणा कर देंगे 225 से तो ये आ जाएगा 706.5। ठीक है, अब देखो
यहाँ पे आ जाओ, इसको थोड़ा और हल करते हैं। तो यहाँ हमारे पास 706.5 और इधर हमें घटाना है 20.4375। 10 में से 5 घटाएंगे 5, 9 में से 7 घटाएंगे 2, 9 में से 3 घटाएंगे 6, ये 0। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 6, 8, 686 दशमलव इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दूसरे वाले पार्ट का आंसर हमें मिल जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। देखो वृत्त हमारे पास है, ठीक है। हमें वृत्त की त्रिज्या मैंने मान ली कि आर है। माना वृत्त की त्रिज्या कितनी है, आर है। देखो हमें क्या दिया है, हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना। जब तक त्रिज्या मालूम नहीं होगी तब तक कैसे निकाल पाएंगे। हमें दे रखा है परिधि 22 दे रखी है। परिधि का सूत्र होता है 2πr, ठीक है। 2π का मान होता है 22/7। 22 एकम 22, बट्टे का 7 गुणे में आ जाएगा 7 एकम 7, और गुणे वाला बट्टे में आ जाएगा। आर का मान हमें मिल गया 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, प्रश्नानुसार वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो सूत्र होता है πr²/4। चतुर्थांश यानी कि चौथा हिस्सा, यानी कि 4 से भाग देना है। तो 22 का मान कुछ नहीं तो 22/7, आर का मान है 7/2, स्क्वायर है तो 2 बार गुणे में आ जाएगा। बट्टे में क्या है, 4 है। 7 से 7 कटा, 2 एकम 2 एकम ऊपर आ गया 11×7=77, बट्टे में 2 और यह है 4। तो इसकी गुणा इसके साथ हो जाती है कि नहीं। 70, 4 दूनी 8, 70/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक, आगे बढ़ते। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हर साल एग्जाम में आता है, तो मान लेंगे। माना, उल्टा मानते, माना √3 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है √3, तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर बट्टे में Q का मान 0 नहीं हो सकता, और P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। और अगर HCF निकाला जाए P और Q का, तो कितना आना चाहिए, 1। हमारा मेन मकसद क्या है कि हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। अपरिमेय तभी होगा जब किसी यहाँ से किसी एक चीज़ को मना करेगा, और वही हमारा मकसद है। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक किससे गुणा कर लेंगे, P एकम P, और यहाँ आ जाएगा √3Q, ठीक है। फिर वर्क कर देंगे दोनों तरफ। वर्क करने पर इधर हो जाएगा P² √3 का वर्क करेंगे 3, और ये हो जाएगा Q²। देखो यहाँ पर गुणज क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, चूंकि P² 3 से विभाजित है, P² 3 से विभाजित है, इसलिए अगर P² 3 से कट रहा है ना दोस्त, P भी 3 से कटेगा, इसलिए P भी 3 से विभाजित है। ठीक, यह बोल देंगे। नेक्स्ट, पुनः फिर से मानना होता है P बराबर 3 है ना, 3R लेंगे, और फिर हमें क्या करना है, वर्क करना है। वर्क करेंगे, इधर हो जाएगा P², 3 का वर्ग 9, R का वर्ग R²। P² का मान हमें पहले से ही मालूम है, उठाकर यहाँ रख दो। 3Q², यहाँ आ जाएगा 9², 3 से काटोगे 3 दिया 9, तो Q² आ जाएगा 3R²। फिर से गुणज क्या आ गया, 3 आ गया, तो फिर से आप लिखोगे चूंकि Q² 3 से विभाजित है,
इसलिए क्यू भी 3 से विभाजित होगा। ठीक, आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, क्या नोटिस किया होगा कि P भी आपका 3 से कट रहा है और Q भी आपका 3 से कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि P व Q दोनों 3 से विभाजित हैं, इसलिए जो HCF होगा P और Q का वो 3 हो जाएगा, जो कि 1 के बराबर नहीं है। ठीक है जी, जो कि 1 के बराबर नहीं है। और अगर ये परिमेय संख्या है तो HCF तो 1 आना चाहिए था, पर यहाँ तो 3 आ रहा है, तो इसने कंडीशन को मना कर दिया। अतः यह हमारे अवधारणा के विपरीत है, अवधारणा के विपरीत है। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। एकदम सिंपल वे में करा है, इतना तो लिखना ही पड़ेगा, इससे कम और कुछ नहीं लिख सकते। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, दिए जो द्विघात बहुपद इसका शून्य को ज्ञात करना है और शून्य और गुणांकों के बीच संबंध की पुष्टि करनी है। ठीक है जी, तो पहले तो देखो शून्य ज्ञात करते हैं। 6x² माइनस के 7x माइनस के 3, शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद को 0 के बराबर रख देते हैं। अब इसकी गुणा इसके साथ ऐसी दो संख्या लेनी है 6 18, जिनको गुणा करने पर 18 है और घटाने पर कितना है 7 है, तो संख्या है 9 और कितनी है 2। 9 गुणा 2 18, 9 में से 2 घटाओगे 7 आता है। ब्रैक माइनस है तो ब्रैकेट लगा के मान रखो, 9 घटाना है 2x, माइनस से अंदर गुणा कर दो, माइनस माइनस प्लस, यहाँ से एक जोड़ा यहाँ से एक जोड़ा, पहले जोड़े से 3 उभयनिष्ठ और x² है, x है तो x उभयनिष्ठ, 3 दूनी 6, x² से x बाहर आएगा तो एक x बचेगा, 3 3 9, x ऑलरेडी बाहर है, फिर चिन्ह आ गया प्लस, यहाँ से कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है तो एक होता है उभयनिष्ठ, जब एक निकालोगे अंदर जो होता है वही आ जाता है। ये चीज़ और ये चीज़ सेम टू सेम है, तो जो 2 बार है उसे हम एक बार लिखते हैं और जो उभयनिष्ठ निकाला है हमने उसे दूसरे वाले ब्रैकेट में लिख देते हैं। यहाँ से एक जोड़ा यहाँ से एक जोड़ा, तो ये लिखेंगे यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, तो माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3 हो गया, और ये 2 गुणे में इधर आके क्या हो गया बट्टे में। दूसरे में आ जाओ, यदि 3x प्लस 1 बराबर 0, इसको 0 माना तो प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1, और जो गुणे में है 3 इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में। तो ये 2 शून्य हमें मिल गए, इसे अल्फा बोल दो, इसे बीटा बोल दो। अब देखो जो हमारा बहुपद हमें दे रखा है, ठीक है, हमारा बहुपद क्या है, ये हमारा बहुपद है ना, तो ये हमारा x² गुणा जो हमारा a होता है, ये हमारा b होता है और ये हमारा c होता है। लेकिन चूंकि जो a हमारे पास है वो कितना है 6, जो b हमारे पास है माइनस के 7 और c हमारा कितना माइनस के 3। देखो बहुपद व्यवस्थित नहीं था, हमने पहले व्यवस्थित किया था, पहले x² का पद आया फिर x का पद फिर अचर पद आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हमें जांच करनी है। ठीक, पहली जांच करनी है शून्यकों का योगफल। जिसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा का मान है 3/2, बीटा का मान है माइनस के 1/3, बी का मान है माइनस के 7 और ए का मान है 6। लॉस आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 3 9 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 1 कम 2, और इधर हो गया नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। 9 में से 2 घटाएंगे 7/6, इधर भी 7/6 आ गया, दोनों तरफ बराबर।
यानी कि सत्य सत्य है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाओ, शून्यकों का गुणनफल, दूसरी जांच। सूत्र क्या होता है? अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बट्टा ई। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो अल्फा का मान हमारे पास है 3/2 और ए का बीटा का मान है -1/3। सी का मान है कितना? -3 और ए का मान है 6। काटो, 3 से 3 कटा, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, इधर बचा -1/2 और इधर बचा -1/2। ठीक, दोनों तरफ बराबर आ गया, यानी कि ये भी हमारा क्या है? सत्यापित है। हो गई जांच पूरी। आगे बढ़ते हैं, शानदार क्वेश्चन है। हमसे क्या बोला जा रहा है? मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने कैशियर से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने को कहा। मीना को कुल 25 नोट प्राप्त हुए। ज्ञात कीजिए कि उसे 50 और 100 रुपये के कितने नोट मिले। तो मान लेते हैं, माना 50 रुपये के नोट एक्स तथा 100 रुपये के नोट कितने हैं वाई। उसे कितने नोट मिले? कुल नोट 25 मिले। कितने हैं? 25। यानी कि जितने एक्स नोट है प्लस जो वाई नोट है, उनको अगर हम जोड़ दें तो कितने हैं? 25 नोट है। ये प्रश्न बोला गया है, ये पहला समीकरण है। उसके बाद फिर प्रश्न में ये बोला गया है कुल राशि, कुल धनराशि कितनी है? 2000। यानी कि 50 रुपये के कितने नोट हैं? एक्स। अगर मैं कहूँ 2 रुपये के 3 सिक्के, तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? 2 3 6 रुपये है ना। तो 50 रुपये के उसके पास एक्स नोट है, तो उसके पास कितनी धनराशि है? 50 और एक्स के गुणा कर देंगे, प्लस 100 रुपये के कितने नोट है? वाई, 100 वाई। तो कुल मतलब जोड़ दिया, कुल धनराशि कितनी है? 2000। यहाँ से 50 रुपये निष्ठ है, 50 एक कम 50, 50 दूनी 100। 50 गुणे में ही इधर के बट्टे में आ जाएगा, 0 से 0 कटा, 5 चौक के 20, 0। तो x + 2y आ गया आपका 40। समीकरण नंबर दूसरा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? हल कर देंगे समीकरण 1 और 2 को। समीकरण 1 तथा 2 से किसी को समीकरण को आप ऊपर नीचे रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो मैं दूसरे वाले को पहले रख रहा हूँ, x + 2y को 40 बराबर 40 और इधर है x + y बराबर 25। x के गुणे समान है, विलोपन विधि लगा रहे हैं, घटाने पर समान चिन्ह होने पर घटाते हैं, घटाने पर नीचे वाला चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस हो गया। 2y में से 1y घटाएंगे, y बचेगा और ये आ जाएगा 15। यानी कि 100 रुपये के नोटों की संख्या 15 है। चूँकि x + y आपका कितना है? 25 है, तो y का मान 15 है, प्लस के 15 इधर के माइनस के 15 हो गया, x का मान कितना आ गया? 10। ठीक, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा कि भैया जो 50 रुपये के नोटों की संख्या है वो 10 है और 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है? 15 है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, बहुत ही शानदार है। कह रहे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान की आयु कितनी है? तो मान लेते हैं, माना जैकब की आयु, ठीक है, जो जैकब की वर्तमान आयु है ना वो x वर्ष है तथा पुत्र की आयु, मतलब जैकब उसका बाप है, पिता है, y वर्ष है। फिर देखो क्या है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद बोले तो दोनों की आयु हम निकाल लेते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, देखो अभी मेरी आयु 10 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी? 15। तो बाद में जोड़ते हैं, तो अभी उसकी आयु x है, तो 5 वर्ष बाद 5 जोड़ देंगे। ठीक, तो और 5 वर्ष बाद
पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y प्लस 5 वर्ष। ठीक, प्रथम शर्तानुसार क्या बोला जा रहा है कि उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। देखो इधर बाप है और इधर बेटा है, 3 गुना। तो जो छोटा है, छोटा कौन है, बेटा है, उसमें गुणा किया जाता है। तो छोटे वाले में गुणा कर देंगे फिर बराबर लग जाएगा। 3 से गुणा करोगे 3, 3 बचे 15, प्लस का 5 इधर के माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का 5 उधर के माइनस का 5। तो x माइनस 3y बराबर 10। ये हमें मिल गया पहला समीकरण। फिर आ जाइए, अब की बार क्या बोल रहे हैं, 5 वर्ष पहले। अब की बार आ जाओ 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले जैकब की आयु। देखो अभी उसकी आयु x है, तो 5 वर्ष पहले मतलब घटा देना है। ठीक है, 5 घटा दिया, और 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु। अभी y है तो 5 घटा दो। ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार क्या बोला है कि उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। ठीक है, ये बाप है और ये बेटा है। तो बाप बड़ा है, पुत्र 7 गुना छोटा है, तो छोटे वाले में गुणा कर दो, फिर बीच में लग जाएगा बड़ा, बराबर का चिन्ह। x माइनस 5, 7y, 7 पंजे 35। आगे हल करो, प्लस का y इधर के माइनस का हो गया, और माइनस का 5 उधर के प्लस का 5 हो गया। तो x माइनस के 7y यहाँ पे आ गया 30। ठीक है जी, ये हमें हमारा दूसरा समीकरण मिल गया। दोनों समीकरण को हल करो। ठीक है, दोनों समीकरण को हल करो, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। ठीक, हल करते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, पहला समीकरण क्या है, देखो हमारे पास x माइनस के 7y बराबर माइनस के 30, और इधर एक तरफ है x माइनस के 3y बराबर 10। तो समान चिन्ह होने पे घटाते हैं, घटाने पे नीचे वाला चिन्ह बदलता है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। तो ये कटा, 7 में 3 घटाएंगे, माइनस के 4y, और ये माइनस के 40, माइनस से माइनस कटा, 4 दाई 40। y का मान 10 आ गया, यानी कि जो बेटे की आयु है वो 10 वर्ष है। पहला आंसर। अब y का मान आप समीकरण नंबर 1 में रख दो। तो y का मान है 10, तो माइनस के 30, तो माइनस का 30 इधर के प्लस का 30 हो गया। तो x का मान आ जाएगा 40 वर्ष। ठीक है, यानी कि जो पापा की आयु होगी वो 40 वर्ष है, और बेटे की आयु कितनी है, 10 वर्ष है। आराम से हो गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी शानदार जानदार क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज पहले ही बोल दिया उसने। आपको चित्र बना के दिखाऊं, ये हमारे पास एक वृत्त है और इसके परिगत एक समांतर चतुर्भुज खींचा गया। समांतर चतुर्भुज पहले ही बोल दिया है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा बन जाए। ठीक, देखो ये बिंदु ए, ये बी, ये सी, ये डी। इस बिंदु को बोल देते पी, क्यू, आर, एस, और ये हमारा केंद्र है ओ। तो देखो हमसे, देखो समांतर चतुर्भुज पहले बोल, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है, हमें सम चतुर्भुज दिखाना। सम चतुर्भुज का मतलब है कि चारों भुजाएं आपस में बराबर है, ये हमें दिखाना है। सबसे पहले क्या दिया है, दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज। ठीक, एक समांतर चतुर्भुज है।
यानी कि जो ए बी भुजा है वो सी डी के बराबर है और जो ए डी भुजा है वो बी सी के बराबर है। हमें जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है हमें कि भैया सिद्ध हमें ये करना है कि समचतुर्भुज है, यानी कि ए बी बी सी सी डी बराबर डी है। ठीक है, डी है यानी कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ये हमें क्या करना है? ये हमें सिद्ध करना है। तो सीधा सीधा मतलब अगर ये चारों भुजाएं बराबर होगी तभी वो समचतुर्भुज होंगे, यही हमें सिद्ध करना है। अब आ जाओ, देखो सबसे पहले ये एक बाह्य बिंदु है। बाह्य बिंदु से अगर वृत्तफल में स्पर्शरेखा खींचते हैं तो वो आपस में बराबर होते हैं, यानी कि यहाँ लिखना होगा हमें प्रमेय 10.2 से क्या होगा कि भैया ए क्यू बराबर ए पी के होगा। ठीक है, ए क्यू बराबर ए बी, फिर देखो बी क्यू बराबर होगा बी आर, फिर डी पी बराबर होगा डी एस। डी पी देखो जिस तरफ पी है उसी तरफ उसको रखा जा रहा है, और फिर डी सी एस बराबर होगा सी आर के। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करना है? जोड़ देना चारों समीकरणों को। समीकरण को क्या करना है? जोड़ देना है। समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, बायां वाला बाईं तरफ जोड़ेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू डी एस प्लस सी एस, और इधर हो जाएगा ए पी प्लस डी पी और बी आर प्लस सी आर। बायां वाला बाईं तरफ, दायां वाला दाईं तरफ। देखो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या है? ए क्यू प्लस बी क्यू किसके बराबर है? ए बी के। डी एस प्लस सी एस, डी एस किधर है? डी एस प्लस सी एस किसके बराबर है? सी डी के। फिर आ जाओ ए पी प्लस डी पी, ए पी प्लस डी पी किसके बराबर है? ए डी के। और बी आर प्लस सी आर किसके बराबर है? बी सी के। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। और हम समीकरण 1 से जानते हैं कि भैया ए बी किसके बराबर है? सी डी के बराबर है। ए बी सी डी के बराबर, तो सी डी की जगह मैं रख सकता हूँ ए बी, रख दिया। ठीक है, यहाँ लिख देना समीकरण 1 से। और फिर देखो ए बी है ना, ए बी को मुझे बी सी के बराबर दिखाना, तो ए डी की जगह क्या रख सकता हूँ? ए डी की जगह मैं बी सी रख सकता हूँ, रख दो। तो इधर हो गया 2ab, इधर हो गया 2bc, 2 से 2 कटा, ए बी बराबर क्या आ गया? बी सी। यही तो हमें चाहिए था। हमारे पास पहले से ही ए बी बराबर सी डी है, प्रश्न में दे रखा है, और बी सी बराबर ए डी है, ये प्रश्न में दे रखा है। अगर हम इस भुजा को और इस भुजा को बराबर दिखा देते हैं तो चारों भुजा आपस बराबर हो जाएगी, और वो हमने दिखा दिया कि ए बी बराबर बी सी है, ए बी बराबर बी सी हमने दिखा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण इसको बी मान लो। अतः समीकरण ए तथा बी से लास्ट में लिख दोगे, समीकरण ए तथा बी से ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है, अर्थात ए बी सी डी समचतुर्भुज है। ये आप अंत में लिख दोगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न में आ जाओ। ठीक है, इनको हम हल करेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था। ठीक है, तो क्या ही बताऊं, 80% से ज़्यादा बच्चों ने आंसर गलत दिए हैं। तो सोचो आपकी प्रिपरेशन कितनी है। मैंने जानबूझ के जो सही ऑप्शन है ना, सही उत्तर, उसको डी ऑप्शन में रखा था। बच्चे आ रहे हैं पहले ऑप्शन पे टिक कर दे रहे हैं, बिना सोचे बिना हल किए धनाधन टिक मार दो। भाई अपने बुद्धि का सदुपयोग करो। क्या यार, ऐसे तुच्छु मुच्छु क्वेश्चन में अगर अब अटक जाओगे, इसलिए भैया मैं देखना चाहता आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है, आप कितना सीखे हो। तो भाई 80% से भी ज़्यादा बच्चों ने आंसर गलत दिए हैं। मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ कि क्या स्थिति है अभी। मेरे को देख के ना बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया और बहुत ज़्यादा रोना भी आ रहा है कि बच्चों की हालत इतनी ख़राब है कि ये सिंपल सा क्वेश्चन कर नहीं पा रहे। देखो कल मैंने पूछा था 86% बच्चों के आंसर गलत है।
एक 86%, ये देखो, दिख रहा है आपको, यहाँ देखो 86% बच्चों के आंसर गलत है, ओनली 5% बच्चों ने आंसर सही दिया है लास्ट में। और कुछ कुछ बच्चों ने कमेंट में लिखा भी है कि सर सही आंसर ये होगा। ठीक है, अब देखो मैं इसको हल करके दिखाता हूँ कैसे होगा। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, देखो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा है ना, तो साइन और कॉस मिल गया तो आंसर आ जाएगा। ये हमारा अल्टीमेट गोल है। तो हमें दे रखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √3। ये हमें एक समीकरण दे रखा है। ठीक है, मैं पूरा हल करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, ये चीज़ है। अब देखो, अगर साइन और कॉस में मुझे मान मिल जाए तो बात बन जाएगी। देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ, आपको पता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का अगर मैं वर्ग करूँ तो ये क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक, इसका मान तो हम जानते ही हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस का थीटा का मान कितना होता है 1, बट इसका मान हमें फिलहाल नहीं मालूम है। मालूम है क्या, नहीं मालूम है। इसी चीज़ के लिए मैं क्या कर दूंगा, ऊपर वाला जो समीकरण दे रखा है वर्ग करने पर, जैसे वर्ग कर दो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वर्ग और इधर हो जाएगा √3 का वर्ग। करो तो इधर सूत्र लग जाएगा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस का 2ab और √3 का वर्ग करेंगे, √ हट जाएगा। इसका मान हमें पहले ही पता है क्या होता है 1। ठीक, और यहाँ है 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा का मान आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा 2। तो इसके जगह पर मैं कितना रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ। ठीक है, समीकरण नंबर इसको मैं अगर ए बोल दूँ, इसके जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। ये लिखना ज़रूरी है। अब देखो, जब हमने ये चीज़ करनी चाहिए कि मैंने सोचा साइन कॉस निकाल के ऐसा कर दूंगा तो आंसर नहीं आ पाएगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे मैं इसको हटा के √ करूँगा ये माइनस में आ जाएगा और ये हमें दिक्कत देगा। तो और क्या हम कर सकते हैं और किस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं वो देख सकते हैं अब हम। तो ये जो हम कर रहे थे ये नियम तो यहाँ से फेल हो गया। ठीक है, ये नियम यहाँ से फेल हो गया, यहाँ तक तो चले आओ। ठीक है, अब देखो क्या करना है। अब हम क्या कर सकते हैं, काटो 2 1 कम 2, तो हमारे पास क्या है साइन थीटा गुणे कॉस थीटा बराबर 1 है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अच्छा, 1 को मैं साइन कॉस के पदों में लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और यहाँ गुणे में कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख सकता हूँ। और ये जो साइन थीटा कॉस थीटा गुणे में है, इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। अब देखो कैसे आता है आंसर। अब मैं क्या करूँगा, अलग अलग बट्टे ले लूँगा। क्या किया मैंने, अलग अलग बट्टे ले लिया। सो देखो, एक पावर यहाँ से कम हो जाएगी और एक पावर यहाँ से कम हो जाएगी। यहाँ क्या बचा, साइन बट्टे कॉस, यहाँ क्या बचा साइन बट्टे कॉस, और यहाँ बचा कॉस बट्टे साइन। इस तरफ तो हमारा 1 है, साइन बट्टे कॉस क्या होता है टेन थीटा, और कॉस बट्टे साइन क्या होता है कॉट थीटा। आ गया, तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें प्रूफ करना था। हो गया आराम से, कोई डाउट नहीं होगा, बस दिमाग का खेल है यहाँ पर, आराम से हो गया। अगले प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे ताश के पत्तों की 52 गड्डी में से सभी गुलाम, बेगम और बादशाह को हटा दिया जाता है। ताश की गड्डी वाला क्वेश्चन करने के लिए मैंने चित्र बना के समझाया था वीडियो में, कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में, जहाँ मैंने एनसीईआरटी सोल्यूशन कराया है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, 21 से स्टार्ट होता है, इक्का दुग्गी तिग्गी चौगी, 10 के बाद बेगम बादशाह गुलाम आता है। हर कैटेगरी में 13 पत्ते होते हैं। ठीक है, हर कैटेगरी में कितने पत्ते हैं, 13 पत्ते होते हैं। इन 3 पत्ते को अलग से निकाल दिया गया है। ठीक है, शेष कार्डों को अच्छी तरह से फेंटा गया है और फिर यादृच्छिक रूप से कार्ड निकाला जाता है। इक्का को 1 देकर अन्य कार्ड को भी इसी प्रकार के मान देते हुए प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि जो 7 होगा, 7 से अधिक होगा
और 7 से कम होगा। प्रायिकता के मान निकालने। देखो गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, और फेस कार्ड 3 है, कैटेगरी कितनी होती है, 4। तो जो 4 कैटेगरी होती है, चारों कैटेगरी में गुलाम बैठा है, बेगम बैठा है और बादशाह बैठा है। तो 3 चौके 12 पत्ते आप निकाल के फेंक दो। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चौकी, गुलाम, गुलाब लिख दे रहा हूँ, गुलाम, बेगम, बादशाह को निकालने के बाद बचे पत्ते कितने बच्चे बचेंगे, 52 माइनस 3 गुणा 4, तो 3 चौके 12। तो हमारे पास जो कुल परिणाम होंगे अब 40 पत्ते हैं। ठीक है, इनको जब हटा दोगे ना तो गड्ढे में कितने पत्ते बचेंगे, 40। अब इन 40 पत्तों से हम पत्ते खेलने, और जो इक्का होता था ना, इक्का हमारा ए से डिनोट किया जाता है। इक्का को प्रश्न बोला कि इसको 1 मान लो। ठीक है, इक्का को क्या बोला है, 1 मान लो। तो 1 से लेकर 10 तक हो जाएंगे हमारे पास। हर कैटेगरी में 10 पत्ते हैं, और टोटल कैटेगरी कितनी होती है, 4 कैटेगरी होती है। देखो ऐसे हो जाएगा, मैं लिख के दिखा रहा हूँ। एक इक्का को हमने 1 मान दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे कितनी कैटेगरी है, ऐसे 4 कैटेगरी है। ठीक है, ये चीज़ है हमारे पास। अब आ जाओ पहले वाले पे, 7 आने की प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। तो 7 कितने, इस कैटेगरी में, इस कैटेगरी में, इस कैटेगरी में और इस कैटेगरी में, 4 कैटेगरी होती है। तो संभव परिणाम है 4, कुल परिणाम है 40। 4 कम 4, 4 दाई 40, 1/10। 7 से अधिक 8 9 10, 3 3 है, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। 7 से अधिक आने की जो प्रायिकता, संभव परिणाम कितने हैं, 3 चौके 12। हर कैटेगरी में 3 है, 4 कैटेगरी है, तो संभव परिणाम 12, कुल परिणाम 40। 4 3 12, 4 दाई 40, 3/10। ठीक है, तीसरे वाले पे आ जाओ, 7 से कम। 7 से कम कितना है, 7 से कम आने की प्रायिकता। 7 से कम कितना है, इसमें देखो 1 से लेकर 6 तक, इसमें 6, इसमें 6, इसमें 6, इसमें 6, 4 कैटेगरी होती है। 6 चौके 24, संभव परिणाम है 24, कुल परिणाम है 40। 4 छंग 24, 4 दाई 40, 2 3 6, 2 5 10, आंसर आ जाएगा 3/5। शानदार क्वेश्चन है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये क्वेश्चन आपने कभी देखा भी नहीं होगा, और ये आपके दिमाग को टेस्ट कर रहा है। और अगर आपको कार्ड के बारे में अच्छा नॉलेज नहीं है तो ये क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाओगे, सीधी सी बात है। तो कार्ड्स के बारे में अच्छा नॉलेज रखना पड़ेगा कि पत्ते कौन सी कितने होते हैं, कितनी कैटेगरी होती है, और वो सब मैंने अपने एनसीईआरटी वीडियो में सिखा रखा है, बता रखा है, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, हर जगह शेयर करें, और यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में फंस जाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। क्या पता यही आ जाए सारे। ठीक है, तो वीडियो को हर जगह शेयर करें, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। ठीक, बाकी डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर चेक कर लेना। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।